ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का 5th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम रिपल टैंक को पढ़ते हैं और रिपल टैंक के ज़रिए से स्पीड ऑफ वाटर वेव्स, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रेक्शन, ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो कि तकरीबन हर वेव्स में मौजूद होते हैं, इसको हम रिपल टैंक के ज़रिए से पढ़ते हैं। ठीक है, तो रिपल टैंक क्या है? रिपल टैंक एक डिवाइस है जो कि वाटर वेव्स को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। रिपल टैंक क्या है? ये एक डिवाइस है यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड स्टडी वाटर वेव्स। वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए और उसे स्टडी करने के लिए रिपल टैंक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि ये किस तरह बना होता है। मैं इसका बिल्कुल सिंपल डायग्राम बनाता हूँ, आप इसे बिल्कुल क्लीन देख सकते हो बुक वगैरह में। ठीक है, तो मैं सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूँ, आपने डायग्राम पर ज़्यादा गौर नहीं देना है बल्कि समझना है कि इसमें होता क्या है। अब सबसे पहले मैं एक टेबल ड्रा करता हूँ। इसमें होता एक टेबल है इस तरह। ठीक है, ये एक टेबल है, इस टेबल पर एक पेपर रखा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर एक पेपर रखा जाता है। अब इस टेबल से ऊपर की तरफ एक गिलास ट्रे कनेक्ट किया जाता है इस तरह। ये क्या है? ये गिलास ट्रे है, ये गिलास ट्रे है। ठीक है, गिलास ट्रे में पानी भरा जाता है, पानी फिल किया जाता है। ठीक है, ये पानी है। अब एक और चीज़ इसके ऊपर कनेक्ट किया जाता है, बिल्कुल गिलास ट्रे के ऊपर एक बल्ब, एक लाइट बल्ब। ठीक है, इस तरह। और एक मोटर यहाँ से फिक्स किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर, जिसका रोटेटर जो है वो जस्ट सरफेस ऑफ वाटर को टच करता है। ठीक है, ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है। ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर। और ये बल्ब है जो कि वाटर सरफेस के बिल्कुल ऊपर है। अब मैंने बताया था कि टेबल पर एक पेपर रखा जाता है। जब हम बल्ब को ऑन करते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर को भी ऑन करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर के ऑन होने से क्या होता है कि ये वाटर मीडियम डिस्टर्ब होता है। जैसे ही वाटर मीडियम डिस्टर्ब होता है तो उसमें वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक मोटर ये प्रोड्यूस कंटिन्यूअस वेव्स, ये कंटिन्यूअस वेव्स प्रोड्यूस करता है, कंटिन्यूअस वाटर वेव्स, जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ ये मूव करते दिखाई देंगे। ठीक है, जैसी मोटर को आप स्टार्ट करते हो तो ये वाटर मीडियम डिस्टर्ब होता है, वाटर में वेव्स प्रोड्यूस होते हैं। आपने देखे होंगे कि वाटर वेव्स इस तरह मूव करते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे, तो ये इस तरफ इस डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आएंगे। अब बल्ब ऑन करने से क्या होगा कि इस वाटर वेव्स का पेपर पर एक इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह इमेज किस तरह होता है? डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होते हैं। ये डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह डार्क ब्राइट फ्रिंजेस पेपर पर दिखाई देने लगते हैं। और ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस भी मूव करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब सबसे जो ज़रूरी है यहाँ पर वो ये है कि डार्क क्यों बनता है और ब्राइट क्यों बनता है। ठीक है, डार्क ब्राइट, ये फ्रिंजेस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो डार्क असल में ये ट्रफ से बनते हैं। ठीक है, वाटर वेव्स में अगर सिंपली बनाओ तो इस तरह उसको इसको समझाता हूँ बाद में। और ब्राइट जो है वो क्रस्ट की वजह से बनते हैं। ठीक है, डार्क लाइंस पेपर पर, डार्क लाइंस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ट्रफ को। और ब्राइट लाइंस क्रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है वाटर वेव्स की। ठीक है, तो
वाटर वेव्स किस तरह दिखाई देते हैं, इसको मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ। ये ऊपर नीचे इस तरह आपने देखे होंगे कि इसके पार्टिकल्स अपने ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं इस डायरेक्शन में, ऊपर नीचे इस तरह, ठीक है। और वेव का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। अब आप देख रहे हो यहाँ से कि वेव का डायरेक्शन इस तरफ है और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन का डायरेक्शन इस तरफ, यानी ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, जो कि एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि वाटर वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स। और क्रस्ट और ट्रफ भी ट्रांसवर्स वेव्स के ही प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ये क्रस्ट है वाटर वेव्स की, ऊपर वाला जो ऊपर को उठता है क्रस्ट, और ये ट्रफ है नीचे वाला ट्रफ। अब मैं यहाँ पे अगर ड्रा करूँ ये डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, तो क्रस्ट के नीचे बिल्कुल ब्राइट होगा, ठीक है, इसको हम छोड़ते हैं, और ट्रफ के नीचे डार्क, ठीक है, ये इस तरह बनता है। और ये क्रस्ट है, इसके नीचे ब्राइट और ट्रफ के नीचे डार्क, ठीक है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ट्रफ के नीचे डार्क। जो ट्रफ है वो डार्क फ्रिंज को रिप्रेजेंट करता है, और जो क्रस्ट है वो ब्राइट फ्रिंजेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये है रिपल टैंक, इसमें और कोई बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने नोट करना है वो ये है कि क्रस्ट जो है वो ब्राइट को रिप्रेजेंट करता है, और डार्क लाइंस जो है वो रिप्रेजेंट करता है ट्रफ को। और यहाँ से हमें पता चला कि वाटर वेव्स क्रस्ट और ट्रफ से बनते हैं, इसमें क्रस्ट और ट्रफ दिखाई देने लगते हैं, तो लिहाजा ये ट्रांसवर्स वेव्स है। और इससे भी, और इस तरह भी पता चलता है कि जो वाटर पार्टिकल की वाइब्रेशन है वो इस डायरेक्शन में है, और वाटर वेव्स इस तरफ मूव करते हैं, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो लिहाजा वाटर वेव्स ट्रांसफर वेव्स है, ठीक है। इसके बाद हम रिपल टैंक के ज़रिए से स्पीड ऑफ वाटर वेव्स पढ़ते हैं, ठीक है, कि शेलो रीजन में क्या है इसकी स्पीड और डीप रीजन में क्या है इसकी स्पीड। तो हम पढ़ते हैं स्पीड ऑफ वाटर वेव्स, स्पीड ऑफ वाटर वेव्स, स्पीड ऑफ वाटर वेव्स। अब आपने पहले डीप और शेलो रीजन के बारे में समझना चाहिए। डीप रीजन क्या होता है, शेलो रीजन क्या होता है। मान लो इस शेप का एक कंटेनर मेरे पास है, इस शेप का, ठीक है। अब पानी को मैं फिल करता हूँ यहाँ तक, ये पानी फिल किया मैंने, इसको हम कहेंगे कि ये डीप रीजन है, ठीक है, डीप रीजन है। और इस रीजन को हम कहते हैं शेलो, ठीक है, ये शेलो रीजन है। इसमें हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ वाटर वेव्स कैसे इफेक्ट होता है। शेलो रीजन में क्या है स्पीड, और डीप रीजन में क्या है वाटर वेव्स की स्पीड, ठीक है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ, बाद में समझाता हूँ। डीप रीजन में वाटर वेव्स की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है देन शेलो रीजन से। ये इसमें वेलोसिटी कम होती है डीप रीजन से, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको मैं वेव वेलोसिटी फार्मूले से समझाता हूँ। इसको मैंने डिराइव किया था और समझाया भी था पिछले लेक्चर में, आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है, आप पहले उसे देखें। ये फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अब हम ड्रा करते हैं रिपल टैंक के पेपर को, जो हमें ऑब्जर्व होता है। अब हमने इसको स्टडी करने के लिए गिलास ट्रे को इस तरह डिज़ाइन किया कि इसका कुछ रीजन डीप है और कुछ रीजन शेलो है, मान लो, यानी हमने दो रीजन बनाए, ठीक है। ये जो है ये वाला ऊपर वाला ये क्या है, डीप है, ये डीप रीजन है, और नीचे वाला शेलो रीजन है, ठीक है। हमने गिलास ट्रे को इस तरह डिजाइन किया कि एक हिस्सा उसका डीप है और एक हिस्सा इसका शेलो है। होता क्या है कि जब हमने ये रिपल टैंक का पेपर है, ठीक है, टेबल पर जो पड़ा है, हमने इसको स्टडी किया तो कुछ वेव्स इस तरह दिखाई देने लगे, इस तरह। ये डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस है, ठीक है।
फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें? डिफरेंस ये है कि आप देख रहे हो यहाँ जो वेव लेंथ है लेमडा 1 और यहाँ जो वेव लेंथ है लेमडा 2। अब जो डीप रीजन में वेवलेंथ है वो ग्रेटर है देन द वेवलेंथ इन शेलो रीजन, ठीक है। तो क्या होता है असल में, जब मान लो वाटर वेव्स की डायरेक्शन इस तरफ है, वाटर वेव्स इस तरफ आ रहे हैं, ये पहले डीप रीजन से जब मूव करेंगे तो इसका वेवलेंथ कुछ इस तरह बड़ा है, ठीक है। अब जैसे ये शेलो रीजन में इंटर करेगा, ठीक है, वाटर वेव जैसे ही शेलो रीजन में इंटर करेगा तो इसकी वेवलेंथ छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये एक नेचुरल इसकी प्रॉपर्टी है, हम ये नहीं कह सकते कि ये क्यों होता है, बस हमें ये ऑब्जर्व हुआ, पेपर पर ये ऑब्जर्व हुआ कि डीप रीजन से जब वेव्स शेलो रीजन में आते हैं तो वेवलेंथ छोटा हो जाता है, सबसे पहले वेवलेंथ छोटा हो जाता है, ठीक है। ये हमने ऑब्जर्व किया कि वेवलेंथ शेलो रीजन में कम हो जाता है और डीप रीजन में बड़ा होता है। अब इसको फार्मूले से समझते हैं। आप देख रहे हो कि वेलोसिटी और वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जितना बड़ा वेवलेंथ होगा उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी होगी। तो डीप रीजन में वेवलेंथ बड़ा है, लिहाजा उसकी स्पीड भी बड़ा है, वेलोसिटी भी यहाँ ग्रेटर है। और जितना वेवलेंथ कम होगा वेलोसिटी भी उतनी ही कम होगी, यानी शेलो रीजन में वेलोसिटी कम है। इस फार्मूले को रीअरेंज करते हैं इस तरह, v इज इक्वल टू लेमडा v बाई एफ, एफ को यहाँ v से डिवाइड किया। अब आप देख रहे हो कि वेलोसिटी और वेवलेंथ लेमडा और फ्रीक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब है कि अगर वेवलेंथ को छोटा करते हो तो फ्रीक्वेंसी भी ज़रूर बढ़नी चाहिए, ठीक है, इसके मुताबिक। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर मत करना कि अगर आप वेवलेंथ को छोटा करते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, इनवर्स रिलेशन है। तो क्या असल में जब शेलो रीजन में वेवलेंथ खुद ब खुद कम हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या नहीं, इसको हम पढ़ते हैं। तो मेरा आंसर है कि फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती। क्यों? फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखो, फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंड्स ऑन सोर्स, डिपेंड्स ऑन सोर्स, ये सोर्स पे डिपेंड करता है। सोर्स वाटर वेव्स को कितने फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराता है उस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स, सिर्फ और सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक मोटर जितना फ्रीक्वेंसी वाटर वेव्स को देगा उतनी ही फ्रीक्वेंसी से ये वेव्स आगे मूव करेगा, चाहे डीप रीजन हो चाहे शेलो रीजन में, ठीक है। मान लो यहाँ पे 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यानी 100 साइकिल्स पर सेकंड है, तो यहाँ भी 100 साइकिल्स पर सेकंड से ही वाटर वेव्स बनेंगे, लेकिन स्पीड में फ़र्क इसलिए आता है। अब इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी सोर्स देता है, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है। अब अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, ठीक है, इससे इसकी एक फिक्स वैल्यू है जो कि सोर्स देता है, तो यहाँ से दिखाई देता है कि वेलोसिटी और वेवलेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होता, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होता तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट होती, फिर स्पीड चेंज नहीं होती, स्पीड कम या ज़्यादा नहीं होती। किस तरह? अगर आप वेवलेंथ को छोटा करते हो तो फ्रीक्वेंसी वापस बढ़ जाती है, तो इतना बढ़ती है कि वापस वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको समझाया। ये वाटर वेव्स की स्पीड जो डीप रीजन में ज़्यादा है और शेलो रीजन में कम है, ठीक है। शेलो रीजन में इसलिए कम है क्योंकि वेवलेंथ, वाटर की वेवलेंथ भी कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ से मैं एक और बात समझाना चाहता हूँ कि शेलो रीजन में सिर्फ वेवलेंथ छोटा नहीं होता, ठीक है। एक तो वेवलेंथ छोटा हो जाता है, एक जब ये डीप रीजन से शेलो रीजन में वेव्स आते हैं या शेलो से डीप में जाते हैं तो वेव्स की डायरेक्शन भी चेंज होता है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन में। अब इसको समझते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का असल मतलब है कि जब वेव्स, व्हेन वेव्स, वेव्स को या वाटर वेव्स, व्हेन वाटर वेव्स इंटर्स, ये लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्रैक्शन के डेफिनेशन में कि इंटर
और रिफ्लेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो हम फॉल्स कहेंगे। यहाँ पे वेव्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बिल्कुल इंटर हो जाता है। वाटर वेव्स व्हेन इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज। रिफ्रैक्शन क्या है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हो जाता है, फॉल नहीं, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, होता यह है कि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। जिस डायरेक्शन में वो पहले वाले मीडियम में मूव कर रहा था, अब उसकी डायरेक्शन दूसरे वाले मीडियम में नहीं होगी, वो डायरेक्शन चेंज करेगा जब वो दूसरे मीडियम में इंटर करेगा, ठीक है। तो इसको भी हम रिपल चेंज के जरिए से ही समझते हैं, ठीक है। मान लो ये वाटर वेव्स की डायरेक्शन है, ठीक है, ये है डीप रीजन, और वाटर वेव्स आप देख रहे हो इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरह, और ये है शेलो रीजन। अब शेलो रीजन आया तो वाटर वेव्स मैंने बताया कि सबसे पहले इसका वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, और इसके बाद मैंने ये भी बताया था जब ये डीप, इसको एक मीडियम, ये एक मीडियम के तौर पर काम करेगा और शेलो रीजन दूसरे मीडियम के तौर पर काम करेगा। तो ये एक मीडियम से जब शेलो मीडियम में दूसरे मीडियम में जाएगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कुछ इस तरह देखो। एक तो डायरेक्शन चेंज होगी, एक इसका वेवलेंथ भी छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बताया था कि वेवलेंथ शेलो रीजन में कम हो जाता है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन अब कुछ इस तरह है, पहले बिल्कुल सीधा, अब कुछ टिल्ट है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और वेवलेंथ भी छोटा हो गया। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये मीडियम 1 है डीप रीजन, और ये मीडियम 2 है शेलो रीजन, ठीक है। ये अलग अलग मीडियम के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, बहुत आसान है। रिफ्लेक्शन अगर समझ में आया तो रिफ्लेक्शन भी आसान है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ये क्या है, व्हेन वेव्स falls from one medium to another medium, it bounces back to first medium such that, इस तरफ बाउंस करता है, इस तरफ मुड़ जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के डिफरेंस के लिए दो वर्ड्स आप ज़रूर याद करना। रिफ्रैक्शन में इंटर का लफ्ज़ है कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बिल्कुल इंटर हो जाता है वेव्स, तब क्या होता है। और रिफ्लेक्शन का मतलब है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर वेव्स फॉल्स करते हैं, एक मीडियम में मूव कर रहा था, दूसरा मीडियम आया, सिर्फ फॉल किया तब क्या हुआ, इंटर नहीं हुआ। फॉल करता है तो क्या होता है कि उसी मीडियम से वापस मुड़ जाता है पहले वाले मीडियम में, इस तरह मुड़ जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसको भी हम रिपल चेंज के जरिए से समझते हैं। तो पहला वाला डायग्राम है, वेव्स इस तरफ मूव कर रहे थे इस तरह, और हमने यहाँ पे एक स्लिट रखा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये स्लिट रखा तो स्लिट रखने से वेव्स वापस फर्स्ट मीडियम में बाउंस बैक हो जाएंगे, फर्स्ट मीडियम में मुड़ जाएंगे, ठीक है। वो बात उस वाले डायग्राम में समझाएंगे। यहाँ क्या समझाता हूँ मैं कि एक लाइन ड्रा करता हूँ जो कि नॉर्मल है स्लिट के 90 डिग्री पे, ठीक है। अब इस लाइन से ये वेव्स कितने एंगल पर है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इसका डायरेक्शन है वेव्स का, ये वेव की डायरेक्शन है बिल्कुल सीधी, ठीक है। तो नॉर्मल से ये एंगल बनाता है जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है।
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी वेव्स इस एंगल पर स्लिट से टकरा गए, ठीक है, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? अब वेव्स वापस पहले वाले मीडियम में मुड़ गए, लेकिन उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है, ठीक है। इस तरह ये वेव्स इस तरफ जा रहे थे, इससे टकराने के बाद ये वेव्स इस तरह वापस पहले वाले मीडियम में मुड़ जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अब एंगल यानी कितना चेंज होता है, जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, कि किस एंगल से इसकी डायरेक्शन चेंज है। जिस एंगल से वो टकरा गए थे उसी एंगल से वो मुड़ जाएंगे, यानी अब उसकी डायरेक्शन, स्लिट इस तरह रखा गया है, स्लिट इस तरह रखा गया है, ठीक है, स्लिट इस तरह रखा गया है, ठीक है। और ये वाटर वेव्स बाद में इस तरफ मुड़ गए। अब हम इस पे एक नॉर्मल लाइन खींचते हैं जो बिल्कुल 90 डिग्री बनाता हो, ठीक है। अब इससे वाटर वेव्स की डायरेक्शन क्या है? बिल्कुल इस तरह, ठीक है, नीचे, यानी बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड है। अब तो एंगल क्या है? ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। यानी अगर हम इसको फुल एनालाइज करें तो हमें इस तरह दिखाई देगा कि जिस एंगल से वो टकरा गए थे उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। ये लाइट वेव्स के ज़रिए से बिल्कुल आपको समझ में आता है। मान लो ये एक मीडियम है, ठीक है, ये एक मीडियम है जो कि स्लिट है, और ये एयर मीडियम है। अब इसमें जब लाइट ट्रेवल करता है, लाइट भी एक वेव है, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रेक्शन, ये प्रॉपर्टीज तमाम वेव्स में मौजूद होते हैं। तो लाइट इस तरफ जब ट्रेवल कर रहा था पहले एयर वाली मीडियम में, इससे टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में वापस मुड़ जाएगा लाइट, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये सॉरी आप इसको भी कैसे, बहरहाल अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल लाइन खींचे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है। अब ये भी इसी तरह है कि जिस एंगल से टकरा गए थे उसी एंगल से वापस मुड़ गए पहले वाले मीडियम में, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे सिर्फ फॉल करता है वेव्स, इस मीडियम में इंटर नहीं। इंटर जब करता है तो फिर हम रिफ्रैक्शन के प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों साथ में ही होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन को वैसे आप फर्स्ट ईयर में बिल्कुल डिटेल से पढ़ोगे, यहाँ मैं सिर्फ समझाता हूँ कि ये भी एक वेव्स की प्रॉपर्टी है। इसमें होता क्या है? डिफ्रैक्शन, स्प्रेडिंग, फैल जाना, एंड बेंडिंग ऑफ वेव्स। बेंडिंग ऑफ वेव्स when it leaves the sharp edges and corners, ठीक है, ये स्प्रेड हो जाता है। मान लो ये एक होल है, इज है, कॉर्नर है, ये इतना छोटा सा सुराख हमने इस स्लिट में किया, ये एक स्लिट है, छोटा सा सुराख किया, इतना छोटा सुराख किया कि वेवलेंथ ऑफ वेव यानी वाटर वेव्स और ये सुराख करीब करीब इक्वल है, ठीक है। तो जब ये वाटर वेव्स इस तरफ मूव कर रहे थे, अब जब इस सुराख से ये लीव करेंगे तो ये स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। अब इस स्प्रेडिंग को, इस बेंडिंग को हम कहते हैं वेव डिफ्रैक्ट हो गए, वेव डिफ्रैक्ट हो गए, ठीक है। अब लाइट वेव्स में, लाइट की केस में जब लाइट वेव्स डिफ्रैक्ट होता है, लाइट वेव से आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। लाइट वेव्स, ये मान लो एक स्लिट है और आपने इसमें छोटा सा सुराख किया, अब लाइट वेव्स बिल्कुल इस तरह सीधे ट्रेवल कर रहे थे, जैसे यहाँ से लीव करेंगे तो बिल्कुल स्प्रेड हो जाएंगे, इस तरह, इस तरह स्प्रेड हो जाएंगे, इस तरह स्प्रेड हो जाएंगे। अब इस स्प्रेडिंग और बेंडिंग क्वालिटी को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, वेव डिफ्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, यानी अगला चैप्टर पढ़ेंगे। इस लेक्चर के मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करें।